नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज हम जीके में करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड के लिए सफिशिएंट है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं एक प्रश्नों में 3 से 4 क्वेश्चनों को कराने वाला हूँ। तो 15 में MCQ लेकर आया हूँ, जिसमें आपके 50 से 60 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। आप ये बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखो, पहला ही प्रश्न है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता का प्रमुख स्थल है वो कौन सा है। प्रमुख स्थल की बात करें, सबसे मेन हड़प्पा है, काशी है, मोहनजोदड़ो या पाटलिपुत्र। तो इसका सही जवाब होगा प्रमुख स्थल। अगर हड़प्पा मोहनजोदड़ो में आए तो आपको मोहनजोदड़ो लगाना है। मतलब प्रमुख स्थल तो ये भी ये है, लोथल है, धौलावीरा है। लोथल को आप जानते हैं किसके लिए जाना जाता है, बंदरगाह के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो प्रमुख स्थल वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। क्योंकि पहले जब पार्टीशन से पहले भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता था, लेकिन ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ से ही जो मोहनजोदड़ो से ही ग्रेट बाथ टब जो बोलते हैं महान स्नानागार मिला था, वो यहीं से मिला था। अन्य प्रमुख स्थल की बात करें तो आप कहेंगे हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा। ठीक है, अगले प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कि अशोक किस वंश के शासक थे। ठीक है, अशोक किस वंश के शासक थे, गुप्त, चोल, मौर्य या पल्लव। तो अशोक की बात करें तो ये मौर्य वंश के शासक थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इनका शासनकाल अगर मैं बताऊं तो आप कहेंगे 268 लगभग ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इनके शासनकाल को माना जाता है। ठीक है, इन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था, मैं अगर आपसे पूछूं, कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इस धर्म का प्रचार भी किया था। ठीक है, क्योंकि बहुत युद्ध इन्होंने लड़े थे, तो इनका मतलब एक तरीके से अब वो चीज़ करने का मन नहीं था, तो इन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद ही बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इनके शिलालेख भारत के कई भागों में मिले हैं। ठीक है, आपको इतना याद रख लेना, आपको इतना याद रखना कि अशोक मौर्य वंश के शासक थे। इनका शासनकाल 238 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, ये याद रख लेना है। कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया, इस ये याद रखना कि बौद्ध धर्म अपनाया। और इनके जो शिलालेख है भारत के कई भागों में मिले हैं। ठीक है, और इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया है, आपको इतना याद रख लेना है। अगला देखें, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर। तो आप कहेंगे ये मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक है, 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। इसमें और क्या याद रख सकते हैं, 10 मई 1857 को ही क्या बोलते हैं, मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने जो भारतीय सिपाही वहाँ के थे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था। ठीक है, और इसके बाद यह क्रांति मेरठ से शुरू होते होते तेज़ी से मतलब दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में फैल गई। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 1857 की क्रांति कहां से शुरुआत की गई थी, कहां से शुरू हुई थी, तो आप कहेंगे मेरठ से। ठीक है, और इस घटना को आपको याद रखना है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो 1857 आपको ये याद रखना है। आपको 3 से 4 क्वेश्चन इसमें याद रख लेने हैं। ठीक है, अगला देखें। अगला इसमें है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था, 1942, 1920, 1919 या क्या बोलते हैं 1930। तो आप कहेंगे 12 मार्च 1930। डेट नहीं पूछेगा, अगर डेट पूछेगा तो काफ़ी डिप में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड में इतना डिप पूछा नहीं जाता। तो आपको बस याद रखना है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था, 1930 में किया था, 12 मार्च को। और ये कहाँ से शुरुआत की गई थी, तो साबरमती आश्रम से शुरू होकर दांडी तक, दांडी कोई जगह है वहाँ पे। और इसका दांडी मार्च का मतलब उद्देश्य क्या था तो आप कहेंगे नमक कानून का विरोध करना। और यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण क्या थी, ट्रेजिडी यानी घटना थी। आपको इतना याद रख लेना है। ठीक है, साबरमती आश्रम जानते बिहार नहीं, साबरमती गुजरात में शायद किया, साबरमती आश्रम गुजरात या बिहार में, मुझे कन्फ्यूज है। शायद साबरमती आश्रम शायद बिहार में है शायद, माफ़ करना मुझे अगर कोई गलती होगी तो। अगला देखिए, भारत का जो संविधान हुआ था वो कब लागू हुआ था। अच्छा, इसमें ये भी याद रखना कि रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था, 1919 में।
फिर इसी में याद कर, इसी का विरोध करते करते 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें बहुत से निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, जेनोसाइड हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 आपको इतना याद रख लेना है। जनरल डायर ने सभी पर गोलियां चला दी थी, वो अच्छे से प्रदर्शन केवल कर रहे थे। तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसी दिन भारत एक गणतंत्र बना, रिपब्लिक। ठीक है, संविधान ने इसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। ठीक है, और 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुनी गई, 26 जनवरी की मतलब जो तारीख थी इसलिए चुनी गई क्योंकि 1930 में इसी दिन ही पूर्ण स्वराज का जो क्या बोलते हैं प्रस्ताव मतलब पारित हुआ था। आपको इतना याद रख लेना है। ठीक है, अगला देखिए। अगला ये बताइए कि देखिए मेरा बैटरी लो हो गया, तो बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? मैं जल्दी करा दे रहा हूँ। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और क्या याद कर सकते हैं? ये पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग में फैला हुआ है। सोचिए, अगर पूरी पृथ्वी 3 है तो उसमें 1/3 यही घेरा हुआ है। ठीक है, गहराई और क्षेत्रफल दोनों ही में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आप जानते हैं मैरियाना ट्रेंच, विश्व की सबसे बड़ी खाई यहीं पर है। कहाँ पर है? यहीं पर। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2, एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, तो माउंट एवरेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर लगभग है और यह हिमालय पर्वत में स्थित है। नेपाल और चीन की सीमा पर आप जानते हैं ये स्थित है। आपको इतना याद रख लेना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र? तो आप कहेंगे गंगा। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। तो ये 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका जो उद्गम जहाँ से इसका उद्गम होता है, जहाँ से ये निकलती है, वो गंगोत्री ग्लेशियर से होकर निकलती है। और कहाँ कहाँ से होकर बहती है? तो आपको याद रखना है गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इतना याद रख लेना है। अगला बताइए कि थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान? तो आपको राजस्थान याद रखना है। या ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, आपको ये भी याद रख लेना है। ठीक है, और क्या क्या इसका कुछ भाग अगर मैं आपसे बात करूँ, थार मरुस्थल कहाँ कहाँ पे? गुजरात, पंजाब, हरियाणा में भी है और इसका विस्तार आप जानते हैं पाकिस्तान तक है। ठीक है, आपको इतना याद रख लेना है। अगला देखिए, भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। तो किन देशों से होकर गुजरती है? तो रूस, जापान, भारत। तो मैं आपके सभी नाम बता दे रहा हूँ, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील और युगांडा, सोमालिया, इंडोनेशिया। तो इसमें कौन सा हो सकता है भूमध्य रेखा? भारत होगा इसका सही जवाब शायद। रूस, जापान, इसमें तो रूस, जापान वगैरह, इसका सही जवाब भारत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, बल का SI मात्रक क्या होता है? बल का SI मात्रक बताइए। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम बताइए। तो बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, और इसका जो मतलब न्यूटन किसके नाम पे रखा गया था बल का मात्रक? तो आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया था। 1 न्यूटन बल जो होता है 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्रदान करता है। आपको बस इतना याद रख लेना है। जल्दी करा दे रहा हूँ मैं। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक है? तो निर्वात यानी वैक्यूम जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश की जो गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, आप जानते ही हैं। किसी भी अन्य माध्यम जैसे जल हो गया या कांच वगैरह हो गया, जो इसकी गति है वो कम हो जाती है। अगला देखें, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? आप जानते हैं धारा का SI मात्रक एम्पीयर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक जो नाम था किसके नाम पे रखा गया था? तो आंद्रे मारी एम्पीयर के सम्मान में रखा गया था। पहले एम्पीयर धारा क्या है? 1 एम्पीयर वह धारा होती है जिसमें प्रति सेकेंड 1 कूलाम जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो प्रवाहित होता है। ठीक है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? निर्वात, गैस, ठोस? तो बताइए, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? तो वैक्यूम में यानी निर्वात में नहीं चलती। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, इसके लिए इसको ठोस द्रव की आवश्यकता होगी। ठीक है, कार्य का SI मात्रक, कार्य का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और क्या क्या याद रख सकते हैं?
जूल कोई वैज्ञानिक का नाम था, जेम्स प्रेस्कॉट जूल नाम था उनका शायद। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि लील में का पानी का SI मात्रक रासायनिक सूत्र H2O। और भारी जल का मात्रक D2O जानते हैं आप। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो AU। ऑप्शन नंबर ए। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद कई बार खट्टा होता है।